हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सरस्वती इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपको हमारे चैनल के द्वारा इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाए जाते हैं। अगर आप हमारे साथ पहले से जुड़े हैं तो आप जानते होंगे कि हमारे चैनल पर आपको जो भी टॉपिक पढ़ाया जाता है वो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होता है। ये भी आपको पता होगा कि हमारे चैनल के द्वारा आपको गवर्नमेंट एग्ज़ाम से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स होते हैं वो दे दिए जाते हैं। अगर कोई भी अपडेट्स यूट्यूब पर नहीं मिल पाता है तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। वहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल के द्वारा अपडेट्स मिलते रहेंगे। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ से आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी पॉइंट मैंने लिए हैं वो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते रहते हैं, वही पॉइंट मैंने लिए हैं, इसलिए आप इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। एक एक पॉइंट को अच्छे से पढ़िएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा, ताकि एग्ज़ाम में आपसे ये टॉपिक पूछा जाए तो आप इस टॉपिक के कोई भी प्रश्न को गलत करके ना आए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रामसर साइट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा। एक भी पॉइंट को स्किप मत कीजिएगा। पहला पॉइंट हमारा है कि प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी के दिन विश्व दलदली भूमि दिवस मनाया जाता है। यानी कि आपका जो भी वर्ल्ड वेटलैंड्स डे है वो मनाया जाता है। किस दिन मनाया जाता है आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी के दिन मनाया जाता है। दलदली भूमि दिवस या फिर आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी के दिन आर्द्र भूमि दिवस या दलदली भूमि दिवस या फिर वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया जाता है। आपको ये डेट बिल्कुल भी नहीं भूलनी है। 2 फरवरी आपको याद रखना है। 2 फरवरी के दिन वर्ल्ड वेटलैंड डे, दलदली भूमि दिवस या फिर आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट डेट है आपके लिए, इसलिए आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है कि मनाने का कारण क्या है, यानी कि 2 फरवरी के दिन ही क्यों मनाया जाता है, बाकी की और जो डेट्स होती हैं उन पर क्यों नहीं मनाया जाता है। तो आपको बता दें कि 2 फरवरी 1971 ईस्वी में ईरान के रामसर शहर में वेटलैंड समझौता हुआ था, जिस कारण वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है। आपके एग्जाम में यही डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि 2 फरवरी 1971 में कौन सा समझौता हुआ था, तो आपको बताना है रामसर शहर में वेटलैंड समझौता हुआ था, जिस कारण 2 फरवरी के दिन ही आर्द्र भूमि दिवस, दलदली भूमि दिवस या फिर वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया जाता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, बिल्कुल भी भूलनी नहीं है। जो भी पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ आपको एक भी इग्नोर नहीं करना है। एक एक पॉइंट को अच्छे से सुनिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, याद कर लीजिएगा, ताकि आपसे एग्जाम में कोई भी पॉइंट पूछा जाए तो आप गलत करके ना आए। और दलदली भूमि दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है ये हमसे पूछा जाएगा, तो आपको बताना है। तो इसका उद्देश्य है मानव जीवन और पर्यावरण के लिए आर्द्र भूमि, दलदली भूमि, झीलों, तालाबों के महत्व के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाना है। तो इसका उद्देश्य यही होता है, जाहिर सी बात है इसका उद्देश्य यही होगा कि दलदली भूमि जो होती हैं, झीलें, तालाबें जो होती हैं, उनके बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए दलदली भूमि दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि विश्व में दलदली भूमि यानी कि वेटलैंड्स के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाए। इस पे आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। 2026 की आर्द्र भूमि दिवस की थीम क्या है ये हमसे पूछा जाएगा, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा इस पर। इसकी थीम है वेटलैंड्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सेलिब्रेटिंग कल्चरल हेरिटेज। तो आपको ये याद रखनी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट थीम है। थीम तो आपको किसी की भी भूलनी नहीं है। जो भी दिवस आपके हैं उनकी थीम आपको अच्छे से याद रखनी है और दिवस आपको अच्छे से याद रखने हैं। तो ये थी हमारी आर्द्र भूमि दिवस 2026 की थीम, जिस पे आपको स्टार मार्क करना है। इस पे भी आपको स्टार मार्क करना है। ये भी हमसे पूछे जाते रहते हैं। आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में, वर्तमान में भारत में रामसर साइट की कुल संख्या कितनी है, तो आपको बतानी है कि 98 अभी वर्तमान में रामसर साइट है जो भारत में है। तो भारत में 98 रामसर साइट वर्तमान में है। इससे पहले भारत में रामसर साइट की संख्या 96 थी और हाल ही में 2 रामसर साइट और ऐड की गई हैं, जिनमें पटना पक्षी अभयारण्य और छारी ढांड, ये आपकी 2 न्यू रामसर साइट जोड़ी गई हैं, जिसको मिलाकर आपकी कुल 98 रामसर साइट हो जाती हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में वर्तमान में कितनी रामसर साइट है, तो आपको बताना है कि 98 रामसर साइट वर्तमान में हो चुकी हैं। ये आपकी बढ़ेंगी तो आपको इसमें ऐड कर लेनी है। जैसे आपकी जितनी भी अभी आप पढ़ रहे हैं तो आपकी 98 है, इसके बाद में अगर आपने पढ़ा और अगर आपकी रामसर साइट बढ़ गई तो आपको ऐड कर लेनी है कि कितनी रामसर साइट आपकी बढ़ाई गई है। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि वर्तमान में
भारत में कितनी रामसर साइट है, तो 98 रामसर साइट भारत में हो चुकी हैं जो वर्तमान में है। और जिसमें 97वीं रामसर साइट जोड़ी गई है वो है पटना पक्षी अभयारण्य। ये उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित है। 98 जो जोड़ी गई है वो है छारी ढांड जो गुजरात के कच्छ में स्थित है। तो ये दोनों ही आपको याद रखनी है कि 97 नंबर पे कौन सी जोड़ी गई है और 98 नंबर पे कौन सी जोड़ी गई है। ये दोनों आपको याद रखनी है जो हाल ही में जोड़ी गई है 97 98 नंबर की। और इस तरह से भारत में कुल रामसर साइट की संख्या 98 हो चुकी है। ये एक भी पॉइंट आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, तीनों पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कुल रामसर साइट कितनी है, 98 है। कौन सी जोड़ी गई है, तो पटना पक्षी अभयारण्य, छारी ढांड एटा जिले में और गुजरात के कच्छ जिले में जोड़ी गई हैं। ये आपको याद रखना है, बिल्कुल भी भूलना नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये तीनों पॉइंट आपके लिए। जिस तरह से आपसे पूछा जाएगा कि भारत में कितनी रामसर साइट है, उसी प्रकार से आपसे ये भी पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कितनी रामसर साइट है। तो आपको बता देना है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में रामसर साइट की संख्या 11 है। और इनमें जो 11वीं रामसर साइट जोड़ी गई है वो कौन सी है, तो 11वीं रामसर साइट पटना पक्षी अभयारण्य जोड़ी गई है जो एटा जिले में स्थित है। अगर आप उत्तर प्रदेश के कोई भी एग्जाम देते हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 11 रामसर साइट है। इसमें 11वीं रामसर साइट जो है वो है पटना पक्षी अभयारण्य। आइए देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के अन्य रामसर स्थल कौन कौन से हैं। ये आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्जाम देते हैं तो आपसे इनमें से कोई सी रामसर साइट पूछी जा सकती है, इसलिए आपको इन सब के नाम अच्छे से याद कर लेने हैं और स्थान भी याद कर लेना है कि कौन से स्थान पर कौन सी रामसर साइट है। पहली है नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, ये उन्नाव जिले में स्थित है। पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य, ये गोंडा में है। इसको आपको याद रखना है, अर्गा ग से गोंडा, ये आपको याद रखना है। कुछ कुछ ट्रिक्स हैं वो मैं आपको बताती रहूँगी, वैसे आपको याद कर लेना है। तो पार्वती अर्गा ग यानी कि गोंडा, ये आपको याद कर लेना है। तीसरा है समन पक्षी अभयारण्य, मैनपुरी में है। समन में मन आ रहा है और मैनपुरी में भी आप देख सकते हैं कि मन आ रहा है, तो इस तरह से आपको ये भी याद रख लेनी है कि समन पक्षी अभयारण्य मैनपुरी में है। और फोर्थ है समस पक्षी अभयारण्य, ये रायबरेली में है। ये आपको ऐसे ही याद रखना है कि समसपुर पक्षी अभयारण्य रायबरेली में स्थित है। और फिफ्थ नंबर है सरसई नावर झील, ये आपको इटावा में याद रखना है। सरसई नावर, ये भी आपको ऐसे ही याद रखना है, सरसई नावर झील इटावा में है। और सांडी पक्षी अभयारण्य, ये हरदोई में है, ये आपको याद रखना है। सांडी, डी में दा आ रहा है, हरदोई में भी दा आ रहा है, तो सांडी हरदोई, सांडी हरदोई, ये आपको याद रखना है। सांडी पक्षी अभयारण्य हरदोई में है। सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य, ये आगरा में है, ये आपको बहुत बहुत अच्छे से याद रखना है, इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य आगरा। 8 नंबर है बखीरा वन्यजीव अभयारण्य, ये संत कबीर नगर में है। इसको आपको याद रखना है, बखीरा और कबीरा। तो बखीरा और कबीरा ये आपको ऐसे याद रहेगा कि बखीरा वन्यजीव अभयारण्य संत कबीर नगर में स्थित है। 9th नंबर है ऊपरी गंगा नदी, ये ब्रज घाट से नरौरा तक इसका विस्तार है। 10th नंबर है हैदरपुर वेटलैंड, मुजफ्फरनगर और बिजनौर में स्थित है। और पटना पक्षी अभयारण्य, ये एटा में हाल ही में जोड़ा गया है, ये आपको याद रखना है, पटना और एटा। तो ये आपके उत्तर प्रदेश के कुल 11 रामसर साइट हैं। इन 11 की 11 रामसर साइट का नाम आपको याद रखना है और साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि आपके कहाँ पर स्थित है। तो नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, ये उन्नाव में है, नवाब रहेंगी नाव में। मैं कुछ ट्रिक्स आपको बता रही हूँ, आपको वैसे याद रखना है। अगर आपको ये ट्रिक्स समझ में नहीं आती हैं तो आप अपने तरीके से याद रख सकते हैं। तो नवाबगंज पक्षी अभयारण्य यानी कि नवाब रहेंगे नाव में, और पार्वती अर्गा गा से गोंडा, ऐसे आपको ये याद रखना है। समनपुर में मन आ रहा है, मैनपुरी में भी मन आ रहा है, ये आपको ऐसे याद रखना है। समसपुर आपको ऐसे ही याद रखना है कि रायबरेली में समसपुर है। उसके बाद में सरसई नावर झील इटावा में, ये भी आपको ऐसे ही याद रखना है। सांडी में डा आ रहा है, हरदोई में भी दा आ रहा है, ये आपको ऐसे याद रखना है। उसके बाद में सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य, ये आगरा में है, इसको भी आपको ऐसे ही याद रखना है। और बखीरा वन्यजीव अभयारण्य संत कबीर नगर में है, ये ऐसे याद रखना है, बखीरा कबीरा। ऊपरी गंगा नहर या फिर ऊपरी गंगा नदी, ये आपको बुलंदशहर या फिर ब्रज घाट से नरोरा तक इसका विस्तार है, ये आपको याद रखना है कि ऊपरी गंगा नदी ब्रज घाट से नरोरा तक इसका विस्तार है या फिर बुलंदशहर इसका मुख्य एरिया है।
उसके बाद में हैदरपुर वेटलैंड, ये आपको ऐसा ही याद रखना है, मुजफ्फरनगर और बिजनौर इसका विस्तार क्षेत्र है। उसके बाद में पटना पक्षी अभ्यारण्य, ये हाल ही में जोड़ी गई है और 11वीं रामसर साइट है उत्तर प्रदेश की, एटा जिले में ये जोड़ी गई है। तो ये थे आपके उत्तर प्रदेश के 11 रामसर साइट, जिनको आपको अच्छे से याद रख लेना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं ये सभी। इसके बाद में आपके कुछ और पॉइंट हैं जो भी इम्पोर्टेंट हैं, ये भी पॉइंट आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, इनको भी आपको अच्छे से पढ़ना है। भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट कौन सी है? तो सुंदरवन वेटलैंड भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट है, ये आपको याद रखना है। तो सुंदरवन डेल्टा आप जानते हैं पश्चिम बंगाल में है, उसी प्रकार से सुंदरवन वेटलैंड जो है वो भी पश्चिम बंगाल में है। और इसका जो भी क्षेत्र है वो कितना किलोमीटर है? तो 4230 वर्ग किलोमीटर में इसका क्षेत्रफल है। सबसे छोटी रामसर साइट आपसे पूछी जाएगी, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे छोटी रामसर साइट है रेणुका झील, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो ये भी आपको याद रखना है, रेणुका झील जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 0.2 वर्ग किलोमीटर है। ये आपको याद रखने हैं दोनों पॉइंट, क्योंकि दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। बड़ी भी आपसे पूछी जाती है कि सबसे बड़ी कौन सी है और सबसे छोटी कौन सी है, तो ये दोनों पॉइंट भी इम्पोर्टेंट रहेंगे। और इस तरह से रामसर साइट को लेकर जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया है और डाउट है कोई भी, या फिर कोई भी सजेशन देना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट में दे सकते हैं। और बाकी का आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, वहाँ से आपको इसकी PDF मिल जाएगी और PDF से आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से याद कर लेनी है। अगर आपको एक बार में ये सब चीज़ें याद नहीं होती हैं तो आपको दोबारा से ये वीडियो देख लेनी है और एक एक पॉइंट को अच्छे से याद कर लेना है। आप एक भी पॉइंट को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि एक एक पॉइंट आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। और आपको वीडियो कैसी लगी, कंटेंट कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी आपको कोई भी सजेशन देना है आप हमें कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।